आप सबका शुक्रगुजार हूँ। गुज़िश्ता दिनों एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसके तनाजुर में ये ज़रूरी हो गया कि हक़ाइक़ जो हम पहले भी बारहा अवाम के सामने ला चुके हैं वो एक बार फिर अवाम के सामने लाएं। आप सबके इल्म में है कि 22 अगस्त से MKM का मरकज़ी दफ्तर 90 खुर्शीद बेगम हॉल और वहाँ वाक़े तमाम ऑफिसेस मुसलसल गैर कानूनी तौर पर बंद हैं, किसी कोर्ट ऑर्डर के बगैर, किसी कानूनी जवाज़ के बगैर। इल्ज़ाम ये था कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने 22 अगस्त को कराची प्रेस क्लब पे भूख हड़ताल के इस्तेमाल से खिताब करते हुए एक नाज़ेबा नारा लगाया। मैं ये सवाल पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखना चाहूँगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो खुद को मुहिब्बे वतन कहते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान में ये डिसाइड करते हैं कि कौन वफादार है और कौन नहीं है, कि क्या नारा लगाने से कोई मुल्क दुश्मन हो जाता है, और या क्या नारा लगाना बड़ा जुर्म है, मुंह से मुर्दाबाद का नारा लगाना बड़ा जुर्म है, या अपने एक्शन से मुल्क को दो लख्त कर देना, मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर देना, मुल्क को हमेशा के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देना बड़ा जुर्म है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने 22 अगस्त को जो कुछ कहा, उसी शब उन्होंने उस पर पूरी कौम से बाकायदा नाम लेकर, उस जमाने में जो आर्मी चीफ थे जनरल राहिल शरीफ, उस जमाने में जो DG ISI थे जनरल रिजवान अख्तर, उस जमाने में कोर कमांडर जो DG ISI हैं जनरल नवीद मुख्तार, और जो कराची के कोर कमांडर, कराची के जो DG रेंजर्स जिनके जो मेजर जनरल बिलाल अख्तर, सबका नाम लेकर, हुकूमत के तमाम सीनियर लोगों का नाम लेकर, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर, और पूरी कौम को मुखातिब करके कहा कि मैंने जज्बात में, दुख में, जो मेरे साथियों के साथ हो रहा है, जो मेरे लोगों के साथ हो रहा है, जो मेरी जमात के साथ हो रहा है, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जज्बात ने एक बात कही जिस पर मैं तहे दिल से माफी का और माजरत का खासगार हूं। लेकिन ताकत के नशे में, अज़बियत के नशे में चूर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगले चंद घंटों में पूरे पाकिस्तान में MKM के तमाम दफातर को तहस नहस कर डाला। जैसे गैर मुल्की अफवाज किसी दुश्मन पर हमलावर हों, जिस तरह चंगेज खान के वहशी लश्कर कहीं लश्कर कशी करते हो दाखिल होते हो, MKM के दफातर में घुस के पूरी रात उनको डिमोलिश कर दिया गया, सील कर दिया गया, लूट लिया गया, माजरत के बावजूद। उसके बाद ये माजरतनामा तहरीरी तौर पर भी किया, बाकायदा राइटिंग में पोस्ट किया गया। उसके बाद कई खिताबात में अल्ताफ भाई ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, लेकिन कुछ लोगों ने अपना जहन बना लिया था। जिस तरह साबिका मशरकी पाकिस्तान में एक तसलसल के साथ एक साजिश के तहत बंगाली मेजॉरिटी को तहैया कर लिया था कुछ लोगों ने कि उनको दीवार से लगाकर गद्दार करार देना है, इसी तरह कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन और MKM और महाजरों के साथ किया गया और किया जा रहा है। मैंने शुरू में यह सवाल किया था कि क्या मुर्दाबाद का नारा लगाना बड़ा जुर्म है या मुल्क को तोड़ देना बड़ा जुर्म है।
जिन लोगों ने 1971 में पाकिस्तान को तकसीम कर दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, क्या उनको कभी कोई सजा हुई? क्या हमूदुर रहमान कमीशन, जो महज इस बात के लिए बनाया गया था कि इस बात का तयन करे कि पाकिस्तान तोड़ने के जिम्मेदार अनासिर कौन थे और वो अवामिल क्या थे जिनकी वजह से पाकिस्तान दौलत हुआ, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो गई। आज सानहे मशरकी पाकिस्तान को 46-47 साल गुजर गए, आज तक वो कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। और वो जिन्होंने पाकिस्तान को तकसीम करवा दिया, उनको मेडल दिए गए, उनको गाजियों के खिताबात दे दिए गए, और जिन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए फौज का साथ दिया, वो आज भी मशरकी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में रेड क्रॉस के कैंपों में है। अगर कुलिया यह है कि ना नारे लगाने से कोई मुल्क टूटता है, ना नारे लगाने से कोई मुल्क बनता है। अगर नारा लगाने से कुछ होना होता तो बचपन से हम और आप सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने सबने सुना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या हमारे आपके नारे लगाने से कश्मीर पाकिस्तान बन गया क्या? तो अगर अल्ताफ भाई ने एक नारा लगा दिया, एक नारा एक तरफ, पूरी जिंदगी की खिदमत एक तरफ, वही अल्ताफ हुसैन जिन्होंने जब 65 की जंग हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा जिंदगी का मकसद पाकिस्तान को बचाना है, जिनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की आर्मी में शामिल हों और हिंदुस्तान से लड़ते हुए अपनी जान जो है वो दे दें। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने महज अपनी अनाओं की खातिर, मैं अगर कह रहा हूं तो आप मुझे झुटला सकते हैं, हामिद मीर साहब ने अपने हालिया कॉलम में ये कहा, उन्होंने ये बात खुल के कही कि साबिका एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें उन्होंने नाम नहीं लिए लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जिसमें जनरल राहिल शरीफ, जनरल रिजवान अख्तर शामिल थे, उन्होंने ये तहैया किया था कि -1 का फार्मूला जो है वो अडॉप्ट करेंगे, यानी अल्ताफ भाई को सियासत से माइनस कर देंगे। यानी अल्ताफ भाई मुहिब्बे वतन हैं, गद्दार नहीं है, उन पर कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने एक फार्मूला बनाया, ये हमारा टास्क है, हमने इनको माइनस करना है, इसके लिए हमें ग्राउंड बनाना है, और वो ग्राउंड बना लिया गया। जिस तरह 71 में बंगालियों के खिलाफ ग्राउंड बनाया गया, जिस तरह 71 में मुजीबुर रहमान को एक साजिश के तहत बाकायदा गद्दार करार दिया गया अपने मफादात की खातिर। यही वो मकसद था, ये मफाद था। और फिर उस कॉलम में ये भी लिखा है कि -1 से फिर -2 और -3 हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब भी उसकी रेंज में थे, आसिफ जरदारी साहब भी थे, लेकिन चूंकि वो फर्जंदे जमीन थे, क्योंकि एक का ताल्लुक सिंध से था और एक का ताल्लुक पंजाब से था, तो -3 का फार्मूला कामयाब नहीं हुआ, -2 का कामयाब नहीं हुआ, -1 का इसलिए कामयाब हो गया कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन फर्जंदे जमीन नहीं बल्कि महाजिर हैं, जिनको आज तक पाकिस्तान में पाकिस्तान का शहरी तस्लीम नहीं किया जाता। कल भी मीडिया पर यह बकवास की गई, चंद बेजमीर बद किरदार अवामी हिमायत से महरूम, वो लोग जिनको फॉरेन पॉलिसी की अलिफ बे नहीं पता, एक ऐसा शख्स जिसका माजी गैंगस्टरिज्म, भत्ते और दुनिया भर के जराइम से इबारत है, उसको फॉरेन पॉलिसी जैसे इंपॉर्टेंट इशू पर दुनिया टीवी ने बिठाकर उससे बकवास करवाई। और उसने बकवास करते हुए यह कहा कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के रवाबित होंगे, कल जिस भारतीय जासूस को, या जिस पर भारतीय जासूस होने का इल्जाम है, जिसको कल सजा सुनाई गई है मिलिट्री कोर्ट से, उससे अल्ताफ हुसैन के रवाबित होंगे।
ये पाकिस्तान के एक टेलीविजन पर ये कहलवाया गया। और जिस तरह मैंने कहा कि जोहला विजन से आ रही, अक्ल से आ रही, जिनको ना तारीख का पता ना जोग्राफिये का पता, अगर वो जब लोग टीवी चैनल चलाएंगे, जिनको ये नहीं पता कि उनके मीडिया पर कहे गए जुमलों के करोड़ों लोगों पर क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं, तो नतीजा सिवाय तबाही के कुछ नहीं निकलेगा। टीवी पर यह कह दिया गया कि अल्ताफ हुसैन के रवाबित हैं, इसलिए उनको फांसी दी जाए। और कहा उस शख्स ने जिसके जैसे मैंने कहा ना, हालांकि वह इस काबिल नहीं है, लेकिन मामला मुल्क की सिक्योरिटी, मुल्क की सालमियत और हुब्बुल वतनी का है। यह वो शख्स है जिसने इल्जाम लगाया नबील गबोल। बहुत सारे साथियों को कहना है कि मुझे अपने मुंह से ये अल्ताफ भाई या तहरीक को नबील गबोल जैसे टुच्चे 2 नंबर के लफंगे का नाम नहीं लेना चाहिए। ये मेरे पास मैसेजेस आए कि नबील गबोल लुच्चा है, लफंगा है, 2 नंबर का आदमी है, बद किरदार है, इसका नाम अपने मुंह से मत लीजिए। मैं आपकी बात का एहतराम करता हूं, ये आपके कमेंट्स हैं, लेकिन इस शख्स को हमारे मीडिया ने ये मीडिया पर बैठकर लाइव प्रोग्राम में ये कहने की इजाजत दी, और कामरान शाहिद ने जानबूझकर ये सवाल उठाया कि आपने जहां यादव की फांसी का मुतालबा किया और या उसको आपने एंडोर्स किया, वहां आप अल्ताफ हुसैन के बारे में भी यही बात कर रहे हैं क्या? यानी सवाल को बाकायदा पीटीआई के उन लोगों से और जो नबील गबोल जो बैठा हुआ था उससे यह दोबारा कहलवाया गया। मैं आप तमाम सहाफियों के तवज्जुह से आज इस लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए मैं ये कहूंगा, ये वो शख्स है उज़ैर बलोच जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आंखों का तारा था, जिसको पीपल्स पार्टी के तमाम टॉप लेवल के लीडर्स की सरपरस्ती बराह रास्त हासिल रही। टॉप लीडर्स, मैं मिडिल क्लास, मिडिल लेवल की या लोअर लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। और इसी उज़ैर बलोच के बारे में तमाम पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने बार बार यह खबर चलाई कि सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि उज़ैर बलोच के कुलभूषण से ताल्लुकात थे, वो भारत के लिए काम कर रहा था। तो ये आदमी उज़ैर बलोच भारत के लिए काम कर रहा था, और ये आदमी उज़ैर बलोच नबील गबोल का गहरा दोस्त। और हमारे पास उस वक्त भी इत्तलात आना शुरू हुई कि लियारी में गैंग वॉर की सरपरस्ती नबील गबोल ने गैर मुल्की ताकतों के कहने पर करवाई, दुश्मनों के कहने पर करवाई। लियारी को जहां हजारों बेगुनाह महाजरों, बलोचों और कच्छियों का कत्लेआम किया गया, जिसमें बराह रास्त यही लोग मुलव्विस थे। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत बराह रास्त सरपरस्ती कर रही थी। ये मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीरा, पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा, पाकिस्तान की सियासत की एक बहुत बड़ी फिगर, जो आज पीपल्स पार्टी के स्याह और सफेद की बड़ी हद तक मालिका है, उसी उज़ैर बलोच के साथ देखी जा सकती हैं, जिस उज़ैर बलोच पर यह इल्जाम है कि वो भारतीय इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था। ये सिंध के साबिक वजीर आला कायम अली शाह भी नजर आ रहे हैं आपको। जब 2013 में इन्होंने वजारत आला का हल्फ उठाया तो ना कायदे आजम के मजार पे गए, ना किसी मस्जिद में गए। ये कहां पहुंचे? सबसे पहले लियारी में उज़ैर बलोच की जियारत करने, उसके दर पर हाजिरी देने। ये वही उज़ैर बलोच, जैसे मैंने कहा, जिसके बारे में हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने कहा कि उज़ैर बलोच गैर मुल्की ताकतों रॉ के लिए काम कर रहा था, इसके कुलभूषण यादव से गहरे ताल्लुकात थे,
ये आप सबको हमने जो कटिंग्स दी हैं उसमें उन अखबारात की कटिंग मौजूद है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिए। जियो की रिपोर्ट भी मौजूद है, दुनिया की भी रिपोर्ट मौजूद है, और पता नहीं किस किस की रिपोर्ट्स मौजूद है। सिक्योरिटी एजेंसियां कह रही हैं उज़ैर बलोच भारत के लिए काम कर रहा है, उज़ैर बलोच की सरपरस्ती ये लोग कर रहे हैं। अगर पकड़ना है किसी को मुल्क दुश्मनी के इल्जाम में, सहूलतकारी के इल्जाम में, नबील गबूल को पकड़ा जाए जो मुल्क दुश्मन ताकतों का सहूलतकार है, और पीपल्स पार्टी के उन तमाम लोगों को जो इन लोगों के सहूलतकार थे और उसी उज़ैर बलोच की सरपरस्ती जो करते हैं, उनमें पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि हमारे मुल्क की वो कलदम जमातें भी हैं। ये लुधियानी साहब जो डार्लिंग है हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट की, जिनसे हमारे इमाम काबा भी आके मुलाकात कर चुके हैं। मौलाना अब्दुल अजीज जो लाल मस्जिद के, वो भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल अजीज जिनके खिलाफ पूरी दुनिया क्या कह के रह गई कि एक्शन लिया जाए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कौम को क्यों धोखा दिया जा रहा है? यानी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठे, कोई ताल्लुक नहीं जिन लोगों से उनका, कोई सबूत नहीं, कोई इल्जाम नहीं। ये यहां तो सारे सबूत मौजूद हैं। इन मुल्क दुश्मनों की सरपरस्ती कौन कर रहा था, कौन इनसे मिल रहा था, कौन इनकी सहूलतकारी कर रहा था, कौन इनकी ताजपोशी करता था। लेकिन ये तमाम लोग मुहिब्बे वतन हैं। हमने मुहब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटने की एक फैक्ट्री लगा रखी है, जहां सर्टिफिकेट ख्वाहिशात की बुनियाद पर छापे जाते हैं, हकायक की बुनियाद पे नहीं। एस्टैब्लिशमेंट जिसको चाहे मुहिब्बे वतन बनवा दे। जैसा कि हामिद मीर साहब ने कहा, -1 का फार्मूला है, अल्ताफ हुसैन को गद्दार बना दो। पाकिस्तान के लोगों, आखिर कब आपकी आंखें खुलेंगी कि आपके मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट जिसका काम मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है, अपने एजेंडे के लिए पूरे इदारे को इस्तेमाल करती है। वो इदारा जिसका हमने बचपन से एहतराम किया, जिसका महाजिरों ने हमेशा साथ दिया, जिसकी हुर्मत की महाजिरों ने हमेशा कस्में खाई, जिसके लिए कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने रैलियां निकलवाई, जिसको खड़े होकर सलूट किया। आपने 92 में उस इदारे को, हमारे खिलाफ एक जनरल आसिफ नवाज ने पूरे इदारे को महाजरों के खिलाफ उनके सामने लाके खड़ा कर दिया। एक जनरल आसिफ नवाज ने हम पे इल्जाम लगा दिए जिनापुर बनाना चाहते हैं। बाद में छोटी सी खबर आ गई ISPR की कि सॉरी ये गलत खबर थी, ऐसा कोई नक्शा बरामद नहीं हुआ। माजरत के साथ आपने सॉरी कर लिया। ये उसी तरह हो गया, आप किसी, बहुत खराब मिसाल दूंगा, कि आप किसी खातून के साथ ज्यादती करें, उसको दागदार कर दें, उसके बाद कहें सॉरी। आपने महाजरों की हुब्बुल वतनी का जनाजा निकाल दिया, मीडिया पे मुस्तहर कर दिया MKM महाजिर जिनापुर बनाना चाहते थे, और बाद में कह दिया सॉरी, गलत इल्जाम था, हमारे पास कोई सबूत नहीं। किसी का तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए था। आपने, यानी पंजाब के IG अपनी किताब में लिख रहे हैं द अल्टीमेट क्राइम के MQM से निकाले गए अफराद को बाकायदा लाहौर में MI ने अपनी सरपरस्ती में लेके बाकायदा हकीकी बनवाई। एक सियासी जमात में टूट फूट करवाई गई। एक IG सिंध, एक IG पंजाब जो खुद एक सरकारी अफसर है, इस बात का गवाह है और इस बात को वो डॉक्यूमेंट कर रहा है।
ये उस आइन की खिलाफ वर्जी है जिसका हल्फ हमारे तमाम अफसरान उठाते हैं, जिसकी पासदारी की कसम खाते हैं। वो जिसमें साफ लिखा है कि आप अपने इख्तियारात से तजावुज नहीं करेंगे। कायदे आजम ने 1948 में इस बात की निशानदही की थी। अगर आप मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की किताब माई ब्रदर अगर आप पढ़ेंगे तो कायदे आजम ने उस वक्त भी कहा था कि मैं कुछ फौजी अफसरान से मिला और मुझे कुछ खदशात मेरे सामने आए, तो फिर उन्होंने खिताब करके कहा कि आपका काम इस मुल्क के आइन की हिफाजत करना है, आपका काम इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है। कायदे आजम को नहीं पता था कि ये लोग आगे चल के चंद लोग, पूरा अदारा अपनी तरफ, चंद लोग जब पावर में आएंगे इसमें तो कभी हकीकी बनवाएंगे, कभी पीएसपी बनवाएंगे, कभी कोई और जमात बनवाएंगे, लोगों को पकड़ पकड़ के वफादारियां बदलवाएंगे, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट जारी करेंगे, जिसको चाहेंगे वफादार बनवा देंगे, जिसको चाहेंगे गद्दार करार दे देंगे। और जो असल मुल्क के दुश्मन है, आज भी जर्मन अखबार ने, इसकी कटिंग्स अभी आपको हम देंगे, आप खुद पढ़िएगा कि पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया क्या कह रही है, अमरीकी अखबारात क्या लिख रहे हैं, बरतानवी अखबारात क्या लिख रहे हैं। लेकिन जो असल पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं मुतालबा करता हूं कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को सामने लाया जाए। एक चीज होती है अंग्रेजी में पोस्ट ह्यूमसली, यानी अगर कोई मर भी गया है तो ट्रायल तो हो सकता है, ट्रायल किया जाए जिसने पाकिस्तान को, जिसके लिए हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों ने लाजवाल कुर्बानियां दी, जिसके लिए हमारे माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का, असमतों का, घर बार का, मुस्तकबिल, सब चीजों का नजराना पेश किया। हमारे ख्वाबों का मरकज था पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों के मुताबिक उनका रोमांस था, और आपने उसको दहशतगर्दों का आपने मस्कन बना दिया। आपने पाकिस्तान को मस्ख कर दिया, कब्जा कर लिया उस पर, जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। एक अहमदी जिसने पाकिस्तान के कयाम की करारदाद लिखी, सर जफरुल्लाह खान, आपने उन्हीं अहमदियों को पाकिस्तान में काफिर करार दे दिया। फिर उनकी करारदाद क्यों एक्सेप्ट करते हैं आप? एक बंगाली मौलवी फजले आप, शेरे बंगाल, करारदाद पेश उन्होंने की, आपने उनको गद्दार करार दे दिया। एक खोजा अशरी शिया मुसलमान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। आज पंजाब में 16 दिसंबर को जलसा हुआ, चौधरी निसार झूठ बोलते हैं कि ये कलदम जमातें कोई बातें नहीं करती हैं गलत। मैं वीडियो भेज देता हूं आपको, देखिएगा। काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लग रहे हैं पंजाब में पब्लिक जलसे के अंदर, अहले सुन्नत वल जमात के जलसे के अंदर। वही अहले सुन्नत वल जमात जो कलदम आउटफिट है, जिससे वजीर दाखिला घर आके मुलाकात करते हैं। किसको काफिर कह रहे? बानिए पाकिस्तान के अकीदे को। कौन काफिर? जिन्होंने पाकिस्तान के कयाम की करारदाद पेश की। कौन गद्दार? जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए सबसे ज्यादा वोट दिए। आज कौन गद्दार है? जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जानों का, असमतों का नजराना पेश किया, अपना घर बार छोड़ा। किसी ने दिल्ली छोड़ा, किसी ने बंबई छोड़ा, किसी ने गुजरात छोड़ा, किसी ने हैदराबाद छोड़ा, किसी ने आगरा छोड़ा। क्या मार पड़ी थी हमारे बुजुर्गों को? छोड़ के पाकिस्तान आए और आप तीसरे दर्जे के शहरी का सलूक कर रहे हैं। वो जिनका क़याम पाकिस्तान में कोई किरदार नहीं, आके टीवी पे कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन मुल्क दुश्मन है। शर्म आनी चाहिए। किस जबान से आप कह सकते हैं? आपका किरदार क्या था पाकिस्तान बनाने में? आपने कुर्बानी क्या दी? आपका हिस्सा क्या पाकिस्तान में? सिर्फ इस वजह से कि आपके पास ताकत है, आपके पास यूनिफॉर्म है, आप उस बुनियाद पर जिसको चाहें आप गद्दार बना दें, जिसको चाहें आप वफादार करार दे दें। आप इस दुनिया में तो अपने जराइम से बच सकते हैं जनाब, लेकिन
अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो खुदा के हुजूर आपको जवाब देना है। खुदा आपको इन जराइम पर कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, बर्रे सगीर के करोड़ों मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज था, इस्लाम का किला बनना था। आपने उसको जिहादियों का गढ़ बना दिया। आपने एक तबका फिक्र के लिए उसको एक बना दिया। ना बरेलवी अलाउड वहां पे, ना शिया वहां अलाउड, ना अहमदी वहां पे कुछ करने की पोजीशन में। कायदे आज़म ने तो कहा था कि ये कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में मजहब का मामला ही खत्म हो जाएगा। हिंदूज विल cease to remain as Hindus, Muslims will cease to remain as Muslims, not in religious sense। यानी मुसलमान और गैर मुस्लिम इस तरह रहेंगे कि उनमें कोई तफरीक नहीं होगी। आज खुलेआम जलसों में बानिए पाकिस्तान के अकीदे के बारे में कहा जाता है काफिर काफिर, शिया काफिर। अहमदियों की इबादत गाहों को उड़ाया जाता है, क्रिश्चियन चर्चिस को निशाना बनाया जाता है, मज़ारात पे जाने वालों को नहीं बख्शा जाता। उन मज़ारात को जो उन बुजुर्गों की यादगार है जिन्होंने बड़े सगीर में माइनॉरिटी में रहने के बावजूद इस्लाम को जिंदा रखा। आपको शर्म नहीं आती दादा दरबार पे बम धमाका करते हुए, या अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार को निशाना बनाते हुए, या 7 में निशाना बनाते हुए, या पाकपतन में निशाना बनाते हुए? ये वो बुजुर्गों की यादगारें हैं, उनकी कब्रें हैं जिन बुजुर्गों ने इस्लाम को बर्रे सगीर में जिंदा रखा। अगर आज कोई जिहादी है तो ये ना भूले कि अगर ये बुजुर्ग नहीं होते तो इस खत्ते में इस्लाम भी नहीं होता, जिन्होंने आपके दीन को जिंदा रखा। आज आप किसी के बहकाए अकीदे में आके मजहब को मस्ख करके आप उनके ही मज़ारात को आप एहतराम नहीं कर सकते, तो उनको धमाकों से, बम धमाकों से तो ना उड़ाए ना। मैं ये भी कहूंगा कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन मुल्क दुश्मन नहीं। मुल्क दुश्मन वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दो रख किया। मुल्क दुश्मन वो हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में मतलूब उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पनाह दी। MQM ने नहीं दी, अल्ताफ भाई ने नहीं दी। पूरी दुनिया में कमीशन बनते हैं किसी मकसद के लिए, हमारे यहां खानापूरी के लिए बनते हैं। अमेरिका में 9/11 हुआ, कमीशन बना, कमीशन की रिपोर्ट जैसे ही सबमिट की गई हुकूमत को, फौरन किताबी शक्ल में पूरी दुनिया के सामने आ गई। हमारी महमूद उर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आज 45 साल से ज्यादा अरसा हो गया, सामने नहीं आई। उसामा बिन लादेन पर एबटाबाद कमीशन बना, आज तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई, क्योंकि मुल्क को नुकसान पहुंचाने के असल जिम्मेदारान के चेहरे बेनकाब हो जाते। हम चंद लोगों को छुपाने के लिए, बचाने के लिए, जो जब तक वर्दी में रहते हैं, हुकूमत में रहते हैं तो भी अय्याशी करते हैं और पावर में रहते हैं, और जब रिटायर होते हैं या हुकूमत से अलग होते हैं तो भी अरबों रुपए लेके अलग होते हैं। हम कब तक जो वफादार हैं उनको गद्दार, और जो मफाद परस्त हैं उनको पाकिस्तान का असल वफादार कहेंगे? मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने जियो टीवी के सलीम साफी उनको एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, उसमें उन्होंने बाकायदा ये नगमा गाया, तराना गाया, ए वतन प्यारे वतन, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। आखिर इस बात की तहकीकात क्यों नहीं की जाती कि उस प्रोग्राम को किसके कहने पर रोका गया? आखिर इस बात की तहकीकात क्यों नहीं कराई जाती कि किसने -1 का फार्मूला बनाया? PIB में जो लोग बैठे आज कह रहे हैं कि हमने -1 कर दिया, अब तो हमें गोद ले ले, हमें अब तो अडॉप्ट कर लो एस्टेब्लिशमेंट वालों। तो एस्टेब्लिशमेंट से कोई पूछे तो जाके कि किसके कहने पे आप -1 या -2 या -3 करते हैं? आपको किसने इख्तियार दिया है? आइन में कहां लिखा है? और अगर आइन में नहीं लिखा तो आप मावराए कानून ये एक्शन कर रहे हैं।
आप कानून की एब्रोगेशन के, कानून को तोड़ने के मुजरिम हैं। आर्टिकल 6 का मुकदमा आप पर चलना चाहिए। गद्दारे वतन आप हुए जो पाकिस्तान के आइन की पामाली कर रहे हैं। आप वो लोग हैं जो पाकिस्तान के मुहब्बे वतन मुहाजिरों को एक पूरे इदारे के खिलाफ सामने लाके खड़ा कर रहे हैं। एक पूरी कौम को, एक पूरे तबका आबादी को आप दीवार से लगाकर मुल्क दुश्मनों के हाथ मजबूत कर रहे हैं। तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। भूल जाइए कि आप ये सब करके महफूज रहेंगे। तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं ये सब आपको बता चुका हूं। ये सारी कटिंग्स आपको दी हैं कि आप खुद देख लीजिएगा कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन पर जो इल्जाम लगाते हैं उनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है। जिन पर प्रूवन इल्जामात हैं कि उनके मुल्क दुश्मनों से ताल्लुकात हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मुल्क दुश्मन नबील गबोल के खिलाफ। अब मैं इस बात पर आऊंगा कि हर आदमी अल्ताफ भाई के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ये 11 दिसंबर 2015 की तस्वीर है। ये हमारे मुल्क के सबसे बड़े मुहब्बे वतन इमरान खान साहब की तस्वीर है, जो पाकिस्तान के इलेक्शन कवानीन की सरीहन प्रूवन खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हैं, जिनके बारे में एक गैर मुल्की कोर्ट का जजमेंट मौजूद है और उस जजमेंट की बुनियाद पर वो पाकिस्तान में किसी भी ओहदे पर रहने के अहल नहीं हैं। लेकिन वो ना सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, बल्कि इस बात के मजाज हैं कि वो जाकर भारतीय वजीर आजम से घंटों मुलाकात करके आ जाएं और आने के बाद भी वो मुहब्बे वतन रहे। फरतुल्लाह बाबर साहब कौमी असेंबली में, सेनेट में खड़े हो गई कह दें कि ISPR जो है वो ट्वीट करके पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचा रही है। कोई कह दे आखिर किस इस्तेफाक की बिना पर ये ISPR वाले ट्वीट्स करते रहते हैं और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में दखल अंदाजी करते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि इस इस्तेफाक की बुनियाद पे कहा जाता है कि सिविलियन सारे गद्दार हैं और वर्दी वाले वफादार हैं। जरदारी साहब कह दें कि हम कहीं नहीं जाने वाले, जो लोग हमारे खिलाफ एक्शन कर रहे हैं वो 3 साल में चले जाएंगे और अगर आप नहीं सुधरे तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इमरान खान साहब ये कह दें कि अगर 20,000 लोग जमा हो जाएं तो जनरलों का पेशाब निकल जाता है। अचकजई साहब ये कह दें कि अगर किसी पख्तून ने अगर जिंदाबाद का नारा लगाया तो वो बेगैरत होगा। यानी ख्वाजा आसिफ फौज को ये कह दें कि वो मुल्क की उसकी हैसियत गिद्ध की सी है जो मुल्क की हड्डियों पर लगे हुए गोश्त को नोच नोच के खा रही है। नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू भी अल्ताफ भाई की एक वीडियो में मौजूद है जो हालिया रिलीज हुई है। एक पूरी कैटलॉग है इन सारे बयानात की, इन सारी तकारीर की, लेकिन वो सारी चीजें एक तरफ, अल्ताफ भाई का एक नारा उस बुनियाद पर पूरी पार्टी को तहस नहस कर दिया। दफातर, एक रात में 300 से ज्यादा दफातर को बुलडोज कर दिया गया या सील कर दिया गया और आज तक सील है। एक 71 साल प्रोफेसर जफर आरिफ को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कोई जुर्म नहीं है उनके ऊपर और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो एहतजाज करने प्रोफेसर जाते हैं, यहां तक कि खातून प्रोफेसर, उन तक को हमारी रेंजर्स गिरफ्तार कर लेती है। और आप जुल्म देखें, प्रोफेसर रियाज अहमद जिन्होंने पूरी जिंदगी वेपनाइजेशन के खिलाफ जद्दोजहद की, जिन्होंने पूरी जिंदगी पाकिस्तान में
होने वाले हर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। रेंजर्स का एक एहलकार ये उनके खिलाफ बयान देता है कि हमने सर्च किया, उनके पास से एक गन निकली, लेकिन जो लोग खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ बातें करें, पाकिस्तान के रियासत की अथॉरिटी को चैलेंज करें, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। हाँ, हमारी बातें सख्त हैं इसलिए कि हमारे दिल दुखे हुए, हमारी हुब्बुल वतनी को बार बार जो है चैलेंज किया जा रहा है, हमारी हुब्बुल वतनी को क्वेश्चनेबल बनाया गया है, इसलिए हमारे दिल दुखे हुए हैं। ये बात इसलिए हम बार बार रिकॉर्ड पे ला रहे हैं कि पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम, अगर अब भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी तो कब खुलेंगी? ये माइंडसेट कब तब्दील होगा? कि इमरान खान मोदी से मुलाकात करके आ जाएं तो भी वफादार, एक खातून अदाकारा, मैं उनके किरदार के बारे में, मेरा राइट नहीं है, मेरी पोजीशन नहीं है, मैं उनके किरदार को जज करूं, वो वहां नाज़ेबा तस्वीर लिखवा के मुल्क की सलामती के इदारों का तमस्कुर उड़ाते हैं, रिडिक्यूल करें, वो आ जाएं तो चूंकि उनका ताल्लुक पंजाब से है तो उनकी हुब्बुल वतनी अपनी जगह रहे। एक पंजाब के गुलकार अपनी शहरियत छोड़ के हिंदुस्तान मुंतकिल हो जाए, कोई सवाल नहीं उठे। एक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अपना मुस्तकिल ठिकाना पंजाब हिंदुस्तान में बना लेते हैं और वहां के चैनल पर मुस्तकिल कमेंट्री करते हैं, कोई इशू नहीं उठता। अल्ताफ भाई एक तकरीर कर लेते हैं तो आज तक यहां टीवी चैनल्स पर जो है उस पर तनकीद की जाती है। खुदारा ये दो अमली बंद कीजिए, ये माइंडसेट चेंज कीजिए। डॉक्टर कदीर खान, पाकिस्तान कभी भी उनका एहसान नहीं भूल सकता। डॉक्टर कदीर का ये स्टेटमेंट ये मैंने नहीं दिया, उनका स्टेटमेंट अगर आपके पास नहीं है मैं आपको अभी भेज सकता हूं। उन्होंने कहा उनके साथ ये जो कुछ हुआ, जिस तरह उनको मुजरिम बना के पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया, वो महज इस बुनियाद पर हुआ। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं मुहाजिर हूं, आज बलोचों और महाजरों के साथ जो सलूक हो रहा है वो पाकिस्तान के मफाद में ना था, ना है, ना होगा। आज पूरी दुनिया इसका नोटिस भी ले रही है। अगर कबूतर की तरह पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम अगर आंखें बंद किए रहे तो नुकसान कबूतर की तरह उनका ही होगा। आज पूरी दुनिया में ये इशू अब उठ रहा है और मजीद उठेगा। आप जुल्म करेंगे, इशू उठेगा। अगर आप समझते हैं कि आप एरोगेंट हैं, आप समझते हैं कि आप अपने अखाड़े में पहलवान हैं, तो आप अपने अखाड़े में ही हैं। लेकिन आज की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में आप ये मत भूलें कि आप सरवाइव नहीं कर सकते। अगर पूरी दुनिया अगर आपकी मुखालिफ हो जाएगी तो आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे। अपनी अनाओं के लिए लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटकर उन पर जुल्म बंद कीजिए। जो मुल्क के असल दुश्मन हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। मैंने अभी आपको बताया, ये सबूत बारहा हम पेश कर चुके। एक बार फिर लॉस एंजलिस की काउंटी कोर्ट का ये जजमेंट, इसमें हजारों दफा ये आपने देखा होगा, मैं फिर आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस एक जजमेंट में यह लेसन मौजूद है कि पाकिस्तान में इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार है। इस जजमेंट की बुनियाद पर आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के अवाम क्या इमरान खान को कौमी असम्बली का रुकन बरकरार रहने या पाकिस्तान में कोई भी सरकारी ओहदा संभालने का हक है या नहीं है? पाकिस्तान का जो 62 और 63 आर्टिकल जो डिफाइन करता है एक कैंडिडेट की अहलियत को, उसके मुताबिक इमरान खान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का रुकन बनने के अहल नहीं है। ये सबूत मौजूद है, लेकिन कोई सवाल नहीं कर सकता। अगेन कानून का दोहरा मेयार, इमरान खान का ताल्लुक पंजाब से है, वो फर्जंदे जमीन है, एलीट हैं, पैसा है, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। मैं अगेन
अल्ताफ भाई भी बारहा वजाहत कर चुके। मैं भी ये जरूर कहूंगा कि खुदा न कभी मत समझिएगा, ना प्रोजेक्शन कीजिएगा ऐसी कि हम खुदा न खास्ता पंजाब के खिलाफ है या पंजाबियों के। अल्ताफ भाई ने तो मुहाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में तब्दील ही इसीलिए किया था कि जहां गरीब महाजिर, जहां मिडिल क्लास महाजिर मसाइल का शिकार है, वहां गरीब और मिडिल क्लास पंजाबी, पख्तून, बलोच और सिंधी भी मसाइल का शिकार है, और इसीलिए एमकेएम बनाई। तो मैं जो कल टीवी पर बकवास की गई, हर्जा सराई की गई, मैं इसको कंडेम करता हूं। जैसे मैंने फिर कहा कि हमारा बिल्कुल इस बात का, साथियों को भी हमारे इस बात का एहसास है, लोग नहीं चाहते कि 2-2 टके के नबील गबूल जैसे लोग जो भीख मांगकर सीट की एमकेएम में आए, और जिनके बारे में जब असल किरदार उनका सामने आया तो हमने उनसे इस्तीफा लेकर उनको निकाल दिया। बाद में भी वो बैगिंग करते रहे अल्ताफ भाई से कि मुझे सेनेट का टिकट दें अल्ताफ भाई। लेकिन उस शख्स के किरदार की वजह से जाहिर सी बात है हमने सिटिंग एमएनए से इस्तीफा लिया। ये नहीं कि नबील गबूल ने हमें छोड़ा, हमने सिटिंग एमएनए से इस्तीफा लेके वहां पे इलेक्शन करवा दिया। लेकिन यही मीडिया आज उस जैसे लोगों को अल्ताफ भाई के बारे में डिस्कशंस के लिए ला रहा है। हमारे मीडिया को जरूरत इस बात की है कि प्रोफेशनल लोग चलाएं जिनका ताल्लुक सहाफत से है। वो मीडिया हाउसेस में बैठे हुए लोग जिनका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं, जो कोई कुछ बेच रहा था, कोई कुछ बेच रहा था, अगर आके वो सहाफी बन जाए और इतने सेंसिटिव डिपार्टमेंट को चलाए तो ठीक है, आप प्रॉफिट ले लें, लेकिन कम से कम एडिटोरियल जो मामला है उसको सहाफियों पर छोड़ दीजिए। पैसे के लिए सहाफत को खुदारा बदनाम ना कीजिए। मैं ये लॉस एंजलिस की काउंटी कोर्ट का जजमेंट आपको दिखा चुका हूं। मैं रिकॉर्ड के लिए ये पढ़ना भी चाहूंगा कि ये इस पे अगस्त 13, 1997 की स्टैंप लगी हुई है। ये लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट का डिसीजन है। इसमें कहता है कि इन द सुपीरियर कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया फॉर द काउंटी ऑफ लॉस एंजलिस, इसमें केस नंबर भी है BF009322, और ये पैटर्निटी का जजमेंट है जो एना लुइस वाइट जो प्लेंटिफ हैं यानी मुद्दई हैं वर्सेस इमरान खान जो डिफेंडेंट है। और फिर ये जज लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट एंथोनी एस जोन्स, इनका ये जजमेंट है जो 30 जुलाई 1997 को ये इसकी डेट है। इसमें वो ये कह रहे हैं, जो राइटिंग में है, लेकिन वो एक्चुअल जो इसकी जिस दिन उन्होंने पढ़ा है उसमें वो कह रहे हैं, अगेन मैं बताऊंगा, एना लुइस वाइट प्लेंटिफ वर्सेस इमरान खान डिफेंडेंट, इन अकॉर्डेंस विद द डिफॉल्ट entered on July 14, 1997, the court makes the following orders. Number 1, defendant Imran Khan is the father of the minor child Tarian Jade. Again, defendant Imran Khan is the father of the minor child Tarian Jade. Bracket में hereinafter referred to as minor child born on June 15, 1992. Second, plaintiff Anna Louisa White shall have sole legal and physical custody of the minor child. Third and final, the court shall retain jurisdiction over the issue of child support. It is so ordered. Dated August 13, 1997. ये आप चाहें जिसकी कॉपी हमसे ले सकते हैं। This establishes beyond any doubt Imran Khan shouldn't be allowed to retain his National Assembly seat or hold any official offices in the state of Pakistan, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन यही रखना है। लेकिन अगेन पाकिस्तान में हर एक के लिए अलग अलग कवानीन हैं। मैं जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूँ। मैं मीडिया के हवाले से फिर ये कहूँगा कि मीडिया अपना रोल प्ले करे। जैसे पारा चिनार में बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया, कोई कवरेज नहीं हमारे मीडिया ने।
मीडिया को कवरेज, तो खैर मीडिया कवरेज तो क्या देता, बल्कि ये हुआ कि जमात इस्लामी को कराची में मोबिलाइज कर दिया गया। जमात इस्लामी सबको पता है कि वो किसके इशारे पे चलती है। आज एक पाकिस्तानी अखबार ने एक खबर शाये की, एक अमरीकी सिफारत खाने के एक पाकिस्तानी मुलाजिम ने रिटायर होकर 30 साल बाद एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने इंकिशाफ किया है कि जब ये अमेरिका के ख़िलाफ़ सारे मुजाहरे चल रहे थे, जिसमें क्या नाम था उनका, फ्रैंक खातून जो थी सफ़ीर, जब एम्बेसडर थी, तो वो काजी हुसैन अहमद ने मुलाकात की एम्बेसडर से, और मुलाकात करके काजी हुसैन अहमद साहब ने ये कहा कि हम आपके ख़िलाफ़, यानी जमात इस्लामी जो अमेरिका के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रही है, नारे लगा रही है, उसमें मत जाइएगा। ये सब कुछ जो करते हैं हम पब्लिक कंजम्पशन के लिए करते हैं। ये किताब पाकिस्तान में शाया होकर आ चुकी है, आज खबर मौजूद है, मैंने इसका माफ़ कीजिएगा इसका लिंक भी ट्वीट किया। यानी हमारे ये वो सियासी जमात जिसने हजारों बेगुनाह पाकिस्तानी नौजवानों को अमेरिका के खिलाफ या रूस के खिलाफ जिहाद लड़ने भेज दिया, उस जमात के उस वक्त के अमीर काजी हुसैन अहमद अमरीकी सफीर से मुलाकात करके ये फरमा रहे कि हमारे नारों पर मत जाइएगा सरकार, ये सब तो हम अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं, ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए, हम असल में तो हमारे माए बाप आप हैं, तो प्लीज आप जो हमें पैसे दे रहे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वीजे दे रहे हैं, वो बंद मत कीजिएगा। हमारा एक चेहरा अवाम को दिखाने के लिए और एक आपके लिए, हम सिर्फ जबानी नहीं बल्कि बाय कैरेक्टर मुनाफिक हैं। हम अब्दुल्ला बिन उबई के असल जानशीन हैं, और इसीलिए इस जमात इस्लामी को जब पारा चिनार में जब वाकयात हुए तो उसको एक्टिव कर दिया गया कराची के अंदर। उसके चंद लोगों को ड्रामा करने के लिए गिरफ्तार करके हीरो बना के चंद घंटों बाद उनको छोड़ दिया गया। फाइनली एक पॉइंट में कहूंगा कि जो लोग आज कौमी गैरत की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है, स्टेट का डिसीजन अगर ऑनेस्ट है, जाहिर सी बात है उसको उसकी रिस्पेक्ट करना हर पाकिस्तानी पर फर्ज है। लेकिन मैं ये बात करूंगा कि जिस तरह हमारे यहाँ एक डिस्टिंक्शन है गुड और बैड तालिबान की, गुड और बैड जिहादियों की, कि ये अच्छे वाले ये बुरे वाले, इनको हमें सपोर्ट करना है, इनको मारना है, हक्कानी वाले हमारे हैं, नॉन हक्कानी को हमें मारना है। इसी तरह जासूसों का भी मामला हमने शायद बना लिया। अगर जासूसी की बात हो रही है तो रेमंड डेविड का भी तो एक वाकया हुआ था जिसने 2 लोगों को मारा था पाकिस्तान में, कोर्ट में केस चल रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की पूरी स्टोरी आप निकाल के पढ़ लीजिए, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया है कि हमारे उस जमाने के आईएसआई के चीफ जनरल शुजा पाशा कोर्ट में पीछे बैठे हुए थे। अमेरिकी हुकूमत ने उस जमाने में जो अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो गवर्नमेंट थी, उसने पूरी स्टोरी बल्कि किताब की तरह किसी है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि वो सिविलियन हुकूमत से डील करें। अब पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत की जाहिर सी बात है जो औकात है वो सबको पता है। सिविलियन हुकूमत ने एम्बेसडर हक्कानी, वज़ीर आज़म गिलानी, प्रेसिडेंट जरदारी, सब ने कोशिश कर ली, नाकाम हो गए। अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि इवेंचुअली वी गिव अप करते हैं, अब हम फौज से बात करते हैं। जनरल पाशा से बात की, जनरल पाशा ने कहा कोई मसला नहीं, हम अभी करा देते हैं रेमंड डेविड को। उसके बाद उसमें पूरी स्टोरी लिखी है कि रेमंड डेविस को जब कोर्ट में पेश किया गया, जनरल पाशा पीछे बैठे हुए थे, वो कोर्ट से अब मुस्तकिल टेक्सटिंग कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आए और कहा कि जी वो कसास और दीद वाला जो तो खत्म, कसास का खत्म हो गया, दीद पर आ गया, कॉम्पनसेशन पे एग्रीमेंट हो गया। उसी वक्त पेपर आए, उसी वक्त सेटलमेंट हुआ, उसी वक्त डेविस को रिहा किया गया बगैर वीजे के, उसी वक्त काबुल पहुंचा के वहां से निकाल दिया गया। कुलभूषण पे इमोशनल होने वालों, इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी कि जो मुहाफिज हैं वही निकलवा रहे हैं लोगों को? क्या वो गुड जासूस है, ये बैड जासूस है, जैसे गुड और बैड तालिबान है? ये 2 अमली क्यों?
कोई तो आपकी नज़र में जो है दुश्मन है, उसको आप मीडिया पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा है जिसके बारे में बात भी नहीं कर रहा, उसको आप खुद निकलवा रहे हैं। मैं अगेन बस फाइनली इस बात को अब कंक्लूड करता हूँ। और फिर जैसे फरदुल्लाह बाबर साहब ने सेनेट में कहा था कि जो सिविलियन हैं वो गद्दार हैं, जो वर्दी वाले हैं वो वफादार हैं। ये माइंड सेट है, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिवायत पड़ गई है कि जो सिविलियन हैं वो गद्दार, जो वर्दी वाले हैं वो वफादार। ये माइंड सेट जब तक तब्दील नहीं होगा, ऑब्जेक्टिवली सच को सच, झूठ को झूठ नहीं कहा जाएगा, पाकिस्तान का क़िबला दुरुस्त नहीं होगा, पाकिस्तान सही मानों में कायद आज़म का पाकिस्तान नहीं बन सकता। इसी बात पर मैं इख्तिताम करूँगा और अगेन फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ आए। एक सवाल था आपने, जैसे कहा 22 अगस्त को जो नारा लगाया था उस पर माजरत कर दी, तो फौज ने उसको माफ़ नहीं किया, लेकिन जो सियासी जमातें मुल्क की बड़ी, आपसे समझते हैं उनका रवैया इस हवाले से मुनासिब? बिल्कुल नहीं है। असल में वही माइंड सेट ऐसा है कि एक इस्टेब्लिशमेंट का जो कंट्रोल है उसको कुछ चैलेंज करने पर तैयार नहीं, लोगों ने गिव इन कर दिया है। और हर एक की ख्वाहिश ये है कि वो अपना जो है वो मामला जो है वो सीधा रखें। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जो -1 और -2 फिर -3 का फार्मूला आया, उसमें हर एक को कहीं ना कहीं फंसा दिया गया। अब पीपल पार्टी की जान भी नहीं छोड़ रहे हैं आज, बल्कि ये पॉइंट मैं लाना भी चाहूँगा कि देखें, हम 3 साल 3.5 साल से शोर मचा रहे हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार करके गायब किया जा रहा है। जब भी हमने उठाया, पीपल पार्टी वालों ने कहा नहीं जी आप लॉ को फेस करें, जो कुछ हो रहा है कानूनी हो रहा है। आज खुद मौला बख्श चांडियो चीख के कह रहे हैं कि जरदारी साहब के राइट और लेफ्ट के लोगों को गिरफ्तार करके गायब किया जा रहा है, उनको कोर्ट में पेश किया जाए। खुर्शीद साहब भी शोर मचा रहे हैं। जनाब, आप 3.5 साल से जो कुछ हो रहा है उस पर आप आंखें अगर आपने बंद नहीं की होती, जो आपका पॉइंट है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप अगर साथ खड़ी होती हमारे इस मसले पे, तो नवाज शरीफ साहब को भी वो सब कुछ नहीं सुनना पड़ता। आज मीडिया के लोग क्या नवाज शरीफ साहब की किरदार कशी नहीं कर रहे? क्या उनकी साहबजादी को बुरा भला नहीं कहा जा रहा? लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे यहाँ जो सियासी लीडरशिप है वो बुरी तरह फ्रेगमेंटेड है, तकसीम है। उनकी ख्वाहिश ये है कि ठीक है, इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, इनके खिलाफ हो रहा है, मैं अपना उल्लू सीधा रखूं, अपने में इक़्तिदार में आने का कोई रास्ता निकाल लूं। हम ये करते वक्त भूल जाते हैं कि आज इनकी बारी है, कल इनकी बारी है, तो इवेंचुअली फिर मेरी बारी भी तो है। और आज वही हो रहा है कि एक एक करके तमाम सियासी जमातें कोलैप्स हो रही हैं और सिस्टम जो है क्योस का शिकार हो रहा है। इसका नुकसान सरासर पाकिस्तान और उसके अवाम को हो रहा है। अच्छा नदीम भाई, जैसे कि माजी में भी एमक्यू पे भारत के साथ तल्लुकात, रा के साथ तल्लुकात पे सवाल उठते ही रहे हैं। आज कुलभूषण के ऊपर भी एक निजी टीवी चैनल पे जो सा आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नबील रुपोल ने गुफ्तगू की, तो आपकी एमक्यू की तरफ से क्या मौक़िफ़ है? क्या वाकई ऐसी कोई बात है कि आप उसको डिनाई करते हैं? देखिए, ये तो एक ऐसा मामला है जो स्टेट लेवल पे हो रहा है ना। बल्कि ये भी बता दें कि जो आर्मी कोर्ट ने जो उनको सजाए मौत का सजा दी है, उस पर आप क्या कहते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है? देखिए ना, मैं अगर यहाँ बैठ के कह दूँ ये दुरुस्त फैसला है तो वो तब्दील नहीं होगा, मैं कह दूँ गलत है तो तब्दील नहीं होगा। ये मामला स्टेट लेवल का है। ये एक ऐसा मामला नहीं है जिसपे मेरे या किसी भी, क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। मैं समझता हूं कि अगर इसमें इंसाफ के आलमी तकाज़ों को पूरा अगर किया गया, जो करना चाहिए एज ए स्टेट, देखिए पाकिस्तान के ऑब्लिगेशंस हैं, चाहे वो जासूस का मामला हो, चाहे वो किसी और का मामला हो। इंटरनेशनल यानी अमेरिका में 9/11 के बाद इतना बड़ा अटैक जो हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ, जहां उन्होंने अपने ऑब्लिगेशन से पूरे किए और वहां लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया, लेकिन जहां उन्होंने नहीं किया गुआंटानामो में, वहां पे क्रिटिसिज्म को उनको सामना करना पड़ा। अगर पाकिस्तान ने अपने ऑब्लिगेशंस पूरे किए, जो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, तो अच्छी बात है। नहीं किए तो पाकिस्तान वो पूरे कर दे। कम से कम ये ना लगे कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हम नी जर्क रिएक्शन है, तो हमारे साथ कोई वाकया, हमने जवाब में कुछ कर दिया। मैं समझता हूं कि अगर हम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस और तमाम लीगल जो भी हमारे ऑब्लिगेशंस उनको पूरा करके अगर कोई डिसीजन हुआ है तो व्हाई नॉट, लेकिन लॉ जो है उसको हमें अपहोल्ड करना चाहिए। यही हमारा मुतालबा जनरली भी है कि
एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन, डिसअपीयरेंसेस, अगर किसी ने जुर्म किया है उसको पकड़ें, कोर्ट में पेश करें और फेयर एंड फ्री ट्रायल के जरिए लोगों को मौका दें। अगर कोई हमारा भी, मैंने इवन मेरा भाई भी अगर किसी चीज में मुलविस है, अल्ताफ भाई कह चुके हैं कि मेरा अगर कोई भाई मुलविस है तो उसको भी आप सजा दीजिए, लेकिन कानून को तोड़ने का हक किसी को नहीं है, खास तौर पर जो कानून के मुहाफिज हैं उन पर तो ये कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कानून का एहतराम करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगेन साउंड बाइट ले लीजिए सर। उस पर गवर्नर सिंह ने भी एक बयान दिया, उस पर अगर बात करना चाहिए। गवर्नर सिंह से हमारा कोई राब्ता नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा था कि कराची में जो सा ऑपरेशन हो रहा है उसमें आर्मी चीफ जो सा राहिल शरीफ थे वो एक आम जानना था, लेकिन असल ऑपरेशन नवाज शरीफ की हुकूमत ने किया। तो ये क्या समझते हैं कि वाकई ऐसी की बात है कि आर्मी का कोई रोल नहीं था? देखिए, जुबैर साहब जो हैं वो उनका कोई, उनकी ना कोई कंस्टिट्यूंसी है कराची में, ना मेरा ख्याल उनकी फैमिली के एक दो लोग उनके साथ होते हैं। इसमें इमरान खान साहब के बयान की तायीद करेंगे आप, जो उन्होंने गवर्नर जुबैर के बारे में कहा कि क्योंकि वो नवाज शरीफ को की वजह से आए हैं, उनकी वकालत के उसके बाद उनको वो ओहदा मिला तो उन्होंने तो उनके हक में। देखिए, ये तो खैर मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन ये तो फैक्ट है कि वो, मुझे ये लग रहा है कि उनका डेली वेजेस का मुआहदा है कि जब तक नवाज शरीफ के हक में एक बयान नहीं देंगे उनको कंफर्म नहीं किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि अगर रात 12 तक अगर नवाज शरीफ की हिमायत में बयान नहीं देंगे तो अगले दिन उनको निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल लग रहा है। बल्कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो अगर बारिश हो जाती है तो वो कहते हैं कि जो नवाज शरीफ की वजह से हुई है। कोई कहीं जो है वो किसी दरख्त पे फूल निकल आता है, फल निकल आया तो कहते हैं ये भी नवाज शरीफ साहब की वजह से हुआ है। मेरा ख्याल है उनकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट ही कुछ ऐसा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ नवाज शरीफ साहब की हिमायत में कहना है, उनकी तारीफ में कहना है। मैं समझता हूँ काफ़ी पैथेटिक ये सिचुएशन है। गवर्नर का जो रोल है उसके शायन शान नहीं है, उनको जो है असल इशूज़ पे फोकस करना चाहिए नवाज शरीफ साहब के लिए। हाँ, अगर वो शायर होते तो मैं समझता हूँ कि समझ में आता कि वो रोज़ाना उनके लिए कसीदा लिख देते, जैसे कोर्ट में नहीं होते कसीदे लिखने वाले गवैये जो होते हैं, लेकिन गवर्नर का ये काम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उनको वहाँ रहने का भी हक नहीं है। और जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स का है, ये बात भी मैं क्लियर कर दूँ, MKM का मौक़िफ़ किसी भी तरह MKM मिलिट्री कोर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करती। किसी भी जमहूरी सिविलाइज्ड माशरे में मिलिट्री कोर्ट्स की गुंजाइश नहीं होती। मिलिट्री कोर्ट्स वहीं आती हैं जहाँ आप सिविल सिस्टम को फेल कर देते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप एक सिस्टम जो फेल हो गया है उसको जवाज़ बनाकर आप एक अनडेमोक्रेटिक सिस्टम ना लाएं। बेहतर है कि अपने सिस्टम को सही करें। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया का खुद का किरदार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इंतहाई क्वेश्चनेबल है। ये वो अदलिया है जो एक समोसे की कीमत बढ़ने पे या आलू की कीमत आगे पीछे होने पे तो नोटिस ले लेती है। यहाँ लोग गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं, लाशें मिल रही हैं, लेकिन यानी सिंध हाई कोर्ट में ये मौजूद है कि 400 लोग एक महीने में कराची में लापता हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खामोश इस पर। इससे बड़ी बेहिस्सी क्या होगी। लेकिन जरूरत इस बात की फिर भी यही है कि पाकिस्तान का जो जुडिशरी सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाए। और लोग ये भी कहते हैं, बहरहाल जहाँ तक गवर्नर सिंह की बात है कि वो मेरा ख्याल है ब्लड लाइन का भी चक्कर है, सानेहा सपूत डाका जो है वो, उससे जाहिर सी बात है कि जनरल न्याजी उस ज़माने में इंचार्ज थे, तो वो मतलब कुछ वहीं से कुछ खराबी है कि जो है किसी अच्छाई की उम्मीद आप रख नहीं सकते। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।